इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी एक यूनिट है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, चैप्टर का नाम लिख लो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर का नाम है। चार्ज का आइडिया तो है ना सबको, फिर भी ब्रीफ दे दें हम आपको। चलो देखो बताओ मुझे चार्ज की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, चार्ज को किससे डिनोट करते हो आप? स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं हम लोग, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं ना। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। यूनिट होगी इसकी कूलम। और कोई यूनिट जानते हो क्या इसकी? कूलम के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? कैपिटल सी। चार्ज कितने टाइप के हैं? थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए हमें। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का, एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ये भी क्लियर है। कब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे, आइडिया है सबको? हाँ, कब अट्रैक्ट करेंगे? जब एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो जैसे मान लीजिए पहला चार्ज है, ये क्या है आपका, दूसरा है, ध्यान समझना। इनमें फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे F12। F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। F12 लिखने का मतलब क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और इस पे जो फोर्स लगेगा इधर होगा डायरेक्शन, इसको क्या लिखोगे आप? F21। F21 का मतलब क्या है? हाँ, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अट्रैक्टिव है तो दोनों एक दूसरे के पास लाना चाहेंगे एक दूसरे को, है ना भाई? दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे? पास लाना चाहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव। दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो? अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों क्या है? नेगेटिव है। अब जरा देखना इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इसको मैं पहला चार्ज मान रहा हूं, इसको दूसरा। अब बताना क्या होगा। इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा हमारा? F12। F12 का मतलब क्या है यहाँ पर? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। लेकिन ये डायरेक्शन किधर होगा? बाहर होगा कि अंदर होगा? बाहर, आउटवर्ड होगा। ये इनवर्ट डायरेक्शन है। ये क्या है? इनवर्ट। कभी कभी ऐसे भी आएंगे, ध्यान रखना। ये इनवर्ट है लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेस की डायरेक्शन होंगे वो क्या होंगे? आउटवर्ड होंगे, बाहर की तरफ होंगे, है ना भाई? इस पे जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो क्या होगा? F21। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? बाहर होगा, आउटवर्ड होंगे, ध्यान रखना। तो सेम नेचर के चार्जेस के बीच में फोर्सेस जो लगेंगे वो कैसे होंगे? रिपल्सिव होंगे। उनका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे? अट्रैक्टिव होंगे। उनका डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के तरफ होगा, इनवर्ट होगा। ये क्लियर है ये? इसी तरह से नेगेटिव वाले में भी लिखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? सब जानते हो ना आप लोग? ठीक है। अगर नेगेटिव नेगेटिव भी हुआ तब भी लिख लेंगे। ये सब लिखने को आएंगे। मेरा ध्यान आपका अब बस इस बात में लाना है कि आप इसको समझिए कि चीज़ें कैसे लिखनी है, कैसे डिलीवर करनी है। लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे, इसलिए लिखने पे बहुत ध्यान देना आप लोग, ठीक है? चलिए, ये F12 है। आप ये पहला चार्ज है हमारा, ये दूसरा है, ये क्या है? F21। राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान रखना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। फोर्सेस अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि चार्जेस कैसे हैं। चार्जेस का नेचर अगर अपोजिट होगा तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ट होगा। चार्जेस अगर सेम नेचर के होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। एकदम ऐसे ही बनाना, एकदम प्रॉपर लिखना, समझते चलो आप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मूव करें हम लोग, नहीं ना? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा इसमें, है ना? कूलम साहब का लॉ भी पढ़ा होगा इसमें आपने, तब आपको आइडिया तो होगा ही, फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। कूलम साहब का लॉ क्या पढ़ा था आपने, बताइए जरा। किसी को याद है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ याद है किसी को? कूलम साहब क्या बताते हैं अपने लॉ में? हाँ हाँ, लिखिए कूलम्स लॉ, लिखिए लिखिए लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें हमको पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को लिखिए ज़रा। कूलम्स आप क्या कहते हैं अपने लॉ में? पहले 2 पॉइंट चार्जेस ले लीजिए आप। 2 पॉइंट चार्जेस फटाफट बनाइए हमारे साथ। इनका स्टेटमेंट भी हम आपको बता देंगे, ब्रीफली आप लिख लेना। पॉइंट चार्जेस हैं। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं? सेंटर्स लेंगे। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे आप? सेंटर्स लेंगे। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे हम? सेंटर्स लेंगे, ठीक है भाई? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं? r।
जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है, या तो अंदर की तरफ होगा या तो क्या होगा, बाहर की तरफ। अब कूलम साहब क्या बताते हैं, कूलम साहब का स्टेटमेंट, इसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना है अपने को और स्केलर फॉर्म में भी पढ़ना है, दोनों में ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन इस पर। तो लिखिए इनका स्टेटमेंट क्या है, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, फिर लिखिए लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, electrostatic force acting between two charges, electrostatic force acting between two charges, electrostatic force acting between two charges will be proportional to the will be proportional to the will be proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges, product of magnitude of charges, and inversely proportional to the and inversely proportional to the and inversely proportional to the square of the distance between them, 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 and the force and the force and the force is along the line joining them, along the line joining them, that's all। इसका मतलब समझे, जो फोर्सेस का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना इसी के लॉन्ग होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या तो क्या होगा, बाहर की तरफ। अगर कभी फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आता है कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है या ऐसे है, तो आप समझना ये हमेशा क्या है, रॉन्ग है। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी लाइन के ही लॉन्ग होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या तो क्या होगा, बाहर की तरफ। एकदम नोट करके रखना इस बात को, मतलब दिमाग में रखना इसको, ठीक है। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट लिखिए, दैट इज, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स एफ है क्या है, वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के क्या है, प्रोपोर्शनल है, और जो फोर्स एफ है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स एफ क्या होगा, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में है, और इनके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको, बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, तो जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या करोगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या होगा जरा बताना, हाँ यहाँ कांस्टेंट आता है जिसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होगा ये आर, ये स्केलर फॉर्म है इसका, ये क्या है इसका स्केलर फॉर्म, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वो लिखो फटाफट, डेटा लिखो इनका जो भी है, वैल्यू लिखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, पर कूलम स्क्वायर या कूलम की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, 8.85 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, तो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को बोलते हैं फ्री स्पेस को वैक्यूम। क्या बोलते हैं भाई, वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब ही क्या है, वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पर। यूनिट के साथ याद रखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है ना, सब यूनिट के साथ समझना हर चीज़। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो बस इन जनरल में बता रहा हूँ, देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग करिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा,
इन वेक्टर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे? वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q1 अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हो आर कैप। आर कैप क्या जानते हो ना, यूनिट वेक्टर है जो केवल और केवल क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन बताएगा, है ना। मतलब आर कैप ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो आर के ही डायरेक्शन के अलॉन्ग है ना भाई। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं आप, एफ इक्वल टू वेक्टर एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1Q2 अपॉन में क्या होगा आर क्यूब, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर आर। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, आइडिया है किसी को क्यों लिख पा रहे हैं ऐसा? हाँ, क्योंकि आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस आर कैप इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर आर अपॉन क्या होता है आर मॉड ऑफ आर, या क्या लिखते हैं इसको वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है ना भाई। यहाँ आर कैप है, इस आर कैप के प्लेस पे हमने लिख दिया क्या वेक्टर आर अपॉन आर, क्या आर स्क्वायर पहले से था तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, कहीं आर क्यूब दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, देखिएगा यहाँ वेक्टर आर लिखा है कि आर कैप। ओके ठीक है, ध्यान रखना एकदम हर चीज़ समझना एकदम प्रॉपर, क्या है चीज़ कैसे क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। फिर ग्राफ से इसको कैसे समझेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आएंगे, ग्राफ से कैसे समझेंगे इसमें हम कूलम्ब्स लॉ को, कहेंगे फोर्स को आप ना चार्ज और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करो ग्राफ में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी हटाएं से, समझ गए ना, बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है। ग्राफ समझना, हटाऊं हटा दूं, ग्राफ ग्राफ से समझिए, किसके किसके बीच में ग्राफ की बात कर रहे हैं भाई। आजकल बहुत लॉजिकल चीज़ें आ रही हैं एकदम, समझिए प्रॉपर हर चीज़ को समझना, अच्छे से समझना। ग्राफ को दो तरीके से देखेंगे, हाँ, एक तो एफ वर्सेस क्यू, मतलब फोर्स वर्सेस क्या हो गया चार्ज, एक तो फोर्स वर्सेस चार्ज में देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है एफ वर्सेस आर देखेंगे, मतलब फोर्स वर्सेस डिस्टेंस देखेंगे। दूसरा क्या है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस देखेंगे हम। जब फोर्स वर्सेस चार्ज देखेंगे तो इसका क्या मतलब है देखना जरा यहाँ, इसका मतलब इसमें आर कांस्टेंट है, आर को क्या मानकर चल रहे हैं कांस्टेंट, मतलब दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट है। जब एफ वर्सेस आर देख रहे हैं तो यहाँ क्यू क्या है आपका, चार्ज क्यू कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं कि वो वैल्यू नहीं बदलेगी, ध्यान रखना। बाकी ग्राफ से समझना इसको। अब जब फोर्स और चार्ज में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बताओ अनु क्या होगा, हाँ इसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे, ये हमेशा स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट आने का मतलब क्या है, मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फोर्स का भी मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है, हाँ Q1 इंटू क्या है Q2, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन आर में देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा प्रार्थना, बहुत लेट आ रही हो, थोड़ा सा लेट हुई हूँ सर, इतना तो चलता है। अब ऐसी चीज़ कर रहे हो किसमें मैं आपको विश भी नहीं कर सकता कि भगवान करे हमेशा लेट आओ। इनवर्स स्क्वायर ला, जब एफ और आर में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान है ना यहाँ तक समझना सब, कुछ टफ है क्या, नहीं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसको हटाऊँ, समझ गया ना हम लोग यहाँ तक, यहाँ तक सफर ठीक है अपना। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, दो चार्जेस हैं, बहुत ध्यान समझना इसको, फिर अच्छे से आप रिप्लाई करिएगा, ठीक है। ये चार्ज है हमारा Q1, ये चार्ज है आपका, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर है भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं वो देख लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला चार्ज है, ये क्या है आपका सेकेंड वाला। अब चार्ज आपके सेम है,
मतलब चार्जेस का नेचर कुछ नहीं दिया है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बिल्कुल मेंशन ही नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात? अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए कि कौन सा सही होगा मुझे बताओ। जो फोर्सेस हैं, ये लिखा F12 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, या ग्रेटर देन लिखो F21, ऐसे लिखा है एक तो। दूसरा क्या लिखा है, F21 इज लेस देन, या लिखो ग्रेटर देन F12, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और आपका लिखो तीसरा F12 इक्वल टू F21, वेक्टर में लिखा है। चौथा कि मॉड ऑफ F12 इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ F21। इनमें पूछेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है, तो आप क्या बताओगे, विच वन इज राइट। दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। इनमें जो फोर्स लगेगा, ये तो क्लियर है ना। इसमें जो फोर्स लगेगा इसको आप क्या लिखिएगा, इसके कारण इसमें जो फोर्स लगेगा इसको क्या लिखेंगे आप, F12 लिखेंगे। और डायरेक्शन क्या है, क्लियर है। इस पे जो फोर्स लगेगा इसको क्या लिखेंगे, F21। अब मुझे जरा बताना, चार्जेस के नेचर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है आपके, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बस ऐसे एक डायग्राम बना है, स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें 4 ऑप्शन दिए, बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्यों सही, आप मुझे बताओ। ये ऑप्शन क्यों सही है मुझे बताओ। गलत है। अरे जो गलत भाई, कोई चीज़ का आंसर करोगे तो कोई ना कोई आपका बेस होगा ना, कोई लॉजिक होगा ना कि हम राइट ऑप्शन ये चूज कर रहे हैं तो क्यों चूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दो चीज़, देखो आप राइट ऑप्शन पे कैसे पहुंचे बेटा प्लीज। या तो आप बताओगे या तो मुझसे, यहाँ टीचर मैं हूँ। हम कह रहे हैं आप कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हो तो मैं बताता हूँ, आप राइट ऑप्शन पे पहुंचो, मैं समझूंगा आप समझ गए। मैं राइट ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, आप सही ऑप्शन पहुंच पाते हैं कि नहीं मैं चेक करूंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। दो चीज़ें क्लियर करो। इसको कॉपी में राइट साइड में अपने लिखते चलना, जो साइड में बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, सब कुछ नोट करना है। अगर आप ढंग से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, मैं आपको दिखाऊंगा सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इतने 30 मार्कों की क्लास देख कर आए हो, यहाँ से बनेगा जब कराएंगे तब, नहीं बन रहा है ऐसे ही सब होगा तुक्के वाला। अभी समझना, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं समझना पहले, यही तो खास बात है, यही तो बता रहा हूँ, समझना इंपॉर्टेंट चीज। पहला, अगर आपने अगर तो आपने कहीं पर ये लिख दिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है, अगर तो आपने कहीं पे लिख दिया वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, इसका क्या मतलब है समझना। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी। इसका मतलब है क्या, लिखो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, डायरेक्शन एंड व्हाट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम है। इसका तो मतलब ये हो गया, ठीक है। और अगर कहीं पर ये लिखा है, ध्यान समझना, अगर तो कहीं पर ये लिखा है क्या, क्या ध्यान समझ कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है। अगर तो कहीं पर ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है समझना, कि दोनों वेक्टर के क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या समझ, इसमें क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम है इनका, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। इसको समझना, एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वेक्टर में यही उलझ के रह जाओगे, सारा गेम खत्म, टिकट गिर जाएगा। वेक्टर इक्वल टू वेक्टर भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका क्या मतलब है। अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका क्या मतलब है। अब इन्हीं दोनों को कंबाइन करो, बताओ हमें क्या होगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, ये क्लियर है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है।
तो क्लियर है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में क्या है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन आपका सेम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी, इसमें डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। क्या इतनी बातें समझ में आई अपनी जो मैंने बताया यहाँ पर, क्या क्या समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर इस तरह से लिखा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, इस तरह से लिखा है इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस तरह से लिखा है इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। आप समझ रहा, क्लियर है बात। अब मैं आपसे कहूँ इसका, देखो ये समझ में आया कि नहीं बातें अपनी, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक। जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं आपको पीछे इधर देखता हूँ, देखो बताऊँ, कूलम्ब्स लॉ से जो आपने फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ा, फोर्स एफ इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, फोर्स एफ इक्वल टू आपने पढ़ा, एफ इक्वल टू क्या होता है भैया 1/4πε0, और क्या पढ़ा आपने कि Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बच्चा, आर स्क्वायर, यही होता है ना आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन पढ़ा आपने। इसका मतलब जब फोर्स का एक्सप्रेशन में लिखता हूं तो दोनों चार्जेस आते हैं प्रोडक्ट में, दोनों ही चार्जेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट में आते हैं। अगर फोर्सेस अंदर की तरफ लग रहे हैं, ध्यान समझना, अगर यहां पर चार्ज हमारा Q1 है, यहां पर चार्ज क्या है आपका Q2 है, ये क्या होगा F12 होगा, और ये वाला फोर्स क्या होगा आपका F21 होगा। अगर मैं लिखूंगा F12, ध्यान रखना, अगर मैं लिखूंगा F12 इक्वल टू भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो 1/4πε0, और यहाँ क्या लिखोगे आप Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वही आएगा, या R21 लिखते हैं, इसका स्क्वायर है, R1 स्क्वायर कोई बात नहीं, वही डिस्टेंस है। F21 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तब भी वही आएगा 1/4πε0, और यहाँ क्या है भाई Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर R12 का स्क्वायर लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बस, ये सिंपली आर ही है, कंफ्यूज मत हो इससे। और R12 इक्वल टू क्या होगा, R21 है, R12 इक्वल टू क्या होगा, R21, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग R लिखते हैं, बस साथ समझना। अब ये ऐसा कब होगा, जब एक चार्ज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यही दोनों चार्जेस क्या होते, पॉजिटिव होते या दोनों क्या होते, नेगेटिव होते, तो फोर्सेस किधर लगते, इसके कारण इस पे इधर लगते, इसकी वजह से फोर्सेस क्या होता, उधर लगता। तो दोनों ही केसेस में क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या आएगा, अपोजिट आएगा, डायरेक्शन हमेशा क्या आएगा, अपोजिट। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के तब भी फोर्स हमेशा क्या आएगा, एक दूसरे के अपोजिट आएगा, रिपेल कर रहे होंगे तब भी दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या आएगा, अपोजिट आएगा। इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ से मुझे एक चीज बहुत पहले से क्लियर हो गई थी, क्या कि F12 इक्वल टू हमेशा क्या होगा, माइनस ऑफ F21 होगा, F12 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ F21। इसका मतलब क्या है, दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्सेस लगेंगे लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होंगे, अपोजिट। दोनों चार्जेस पे इक्वल फोर्सेस लगेंगे, चाहे ये 5 कूलम का हो या 100 कूलम का हो, ये मत सोचना कि 100 कूलम वाला ज्यादा फोर्स लगेगा, 5 कूलम वाला कम फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या आएगा, अपोजिट, डायरेक्शन हमेशा क्या आएगा, अपोजिट आएगा। हमारे केस में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, वेक्टर लगाया भी तो यहां नेगेटिव साइन नहीं लिखा, यहां नेगेटिव साइन नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, बहुत माइन्यूटली चीजों को कैसे देखो करना है चेक। आप तो हम ये पढ़ के चलेंगे ना, हम तो ये पढ़ के चलेंगे भैया कि वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21 है। अगर नेगेटिव साइन का रोल आपको नहीं पता है तो आप गलती यहां कर जाओगे। नेगेटिव साइन यहां क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहां पर देखो ये ऑप्शन में मुझे दिया है F12 इक्वल टू F21, ये तो लग रहा है सही है ये, लेकिन यहां नेगेटिव साइन नहीं लिखा है, तो ये अपने आप में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, क्योंकि तो ऐसा नहीं है। तो लग तो रहा है ये सही है, बट ये सही कॉन्सेप्चुअली सही है क्या, ये नहीं। क्या गलती हो रही है इसमें, इसमें डायरेक्शन को सेम बताया जा रहा है जबकि डायरेक्शन सेम, इसमें देखो क्या ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, क्या कोई फोर्स ज्यादा होगा कोई कम होगा, क्या दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां भी इक्वल दिखाया जा रहा है, सही है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए नेगेटिव साइन होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन आपका सेम भी हो सकता है और अपोजिट, यहां अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन, या फोर्थ ऑप्शन इज क्या होगा, राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको इतनी कहानी पता होनी चाहिए।
जब डिटेल वे में ये सब सोचना आएगा तब जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे, अदरवाइज समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, समझ गए सही ऑप्शन कौन सा है अपना? तुम ध्यान रखना, बाकी सब पढ़े थे इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया, फिर भी आपको रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि कहीं भूलो नहीं, परेशान नहीं रहो। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहेंगे तभी, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, पता होना चाहिए, है ना भैया? चलिए मूव करें, जल्दी करो थोड़ा, समझना ये सब क्लियरिटी के लिए है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन जो है अब एकदम आसान नहीं है। अब कंपटीशन और बोर्ड्स के एग्जाम में कोई फर्क खास नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि तुम्हारे बोर्ड वाले एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, कंपटीशन में क्या रहे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव। तुम्हारे यहाँ कुछ ही क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, बस वही 15-16 वहाँ सारे ही आएंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी लेवल अब लगभग सेम हो गया। ठीक है ना? इसको समझ गया ना, ये कौन सा सही है कौन सा गलत है? डन, मूव करें हम लोग। थोड़ा तेज करो गुड़िया, राइटिंग वोटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कंटेंट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, आगे बढ़ो, मूव करो, बाकी काम अपने बाद में करिए। चलिए मूव करें हम लोग, तेज करो तेज। ओके, अब कभी किसी क्वेश्चन में कह दिया, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, कभी कह देगा ये पॉजिटिव है, कभी कहेगा ये नेगेटिव है, कभी कहेगा दोनों पॉजिटिव हैं, कभी कहेंगे दोनों नेगेटिव हैं, तब भी हमेशा सही ऑप्शन कौन सा होगा? चार्जेस का नेचर बदल देने से ये कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे क्या? हमेशा सही ऑप्शन यही होगा। ये भी सही हो जाता, बस इसमें क्या करेक्शन करने की जरूरत थी, माइनस साइन लगा दी, लेकिन ये दोनों कभी सही हो सकते हैं क्या? एकदम क्लियर होना चाहिए, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा, बट डायरेक्शन में दोनों हमेशा क्या होंगे? अपोजिट। क्लियर है? सब समझ के रखना, नहीं तो फिर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, डैश करके लिखो। द फील्ड अराउंड ए चार्ज the field around a charge within which the field around a charge within which other charges experience the field around a charge within which other charges experience electrostatic force, other charges experience electrostatic force is called electric field of that charge, is called electric field of that charge। इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से। अब कोई चार्ज कहीं पर रखा हुआ भाई, सेंटर पे मान लेते हैं कोई चार्ज हमारा रखा है प्लस क्यू, अब ये क्या करेगा, अगर इसके बाउंड्री पे या इसके जो भी सर्कल है इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, मान लीजिए उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर क्या है मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा बताओ जरा, ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा हमेशा, रिपेल करेगा, और बताओ नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा हमेशा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं? ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब इस चार्ज के चारों तरफ की वो बाउंड्री जहां तक अदर चार्जेस जब आएंगे तो इसकी वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये इस चार्ज का क्या कहलाएगा, ये इस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड, वो एरिया, वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। इंपैक्ट कर सकता है का मतलब या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? हर एक चार्ज का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पर्टिकुलर किसी चार्ज की बात कर रहे हैं, बाकी फील्ड क्या होगा, हर एक चार्ज का होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये क्या होगा इस चार्ज का, ये जो ग्रीन वाले चार्ज का हमने सर्कल करके रहा, इसका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये क्या हो गया इसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम बना के शो करिएगा, एग्जामिनर एकदम क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इतना खुश हो जाएगा कि हो सकता है जाते जाते आपकी कॉपी लेकर चला जाए, कि बाद में आएंगे तो इसी कॉपी से चेक करेंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना हर चीज को एक स्कीमेटिक वे में, डायग्राम बनाओ, पिक्चर्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, जैसे भी जो कर सकते हो आप। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, टाइम बहुत रहेगा जब चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे तब। समझ गए? कोई दिक्कत? रेडी करो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बढ़ाओ, अपनी राइटिंग स्पीड पे काम करो सब लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या बोलते हैं इसी को इलेक्ट्रिक सिंपल फील्ड। जो हमने लिखा उसको वैसे भी लिख सकते। E इक्वल टू क्या होता है, मैं फार्मूला आपको बता देता हूं, लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। याद है आपको F अपॉन क्या होता है, Q नॉट, जहां F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Q नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस वर्ड से एकदम फेमिलियर है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, पढ़ाई है आपने, क्या होगा, लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर इंटू आर कैप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू क्या होगा, आर कैप। ये डायग्राम देखना, हम इस चार्ज का देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझना अच्छे से। इसका इससे यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये R है, ये डिस्टेंस क्या है, R। अब यहाँ पर कोई चार्ज प्लस Q रखा है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, स्मॉल r है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी के लॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी लाइन के लॉन्ग ही होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, यहां भी लिखा है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ध्यान समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन का रोल बार बार आएगा और यही कंफ्यूजन होता है सब ज्यादा लड़कों को, समझना। इसका मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे जाननी है, स्ट्रेंथ जाननी है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जाननी है, उसकी मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ जाननी है, उसकी इंटेंसिटी जाननी है, हम यूज करेंगे क्या, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चाहो तो उसको आप लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by the electrostatic force experienced by the electrostatic force experienced by unit positive test charge placed in electric field, placed in electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा है, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हमारा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस करना, क्या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से दूर हमेशा होगा किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, दूर होगा। अगर वही नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ। किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अलग से बना दे रहा हूं, आपको बनाओ, फटाफट लिखो, लिखो जल्दी से लिखो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कुछ भी आप बना लो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड होगा। क्या होगा भैया, आउटवर्ड होगा।
नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ट होगा, अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसी की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो उससे क्या होगा, दूर होगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के रखना, एकदम क्लियर रखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। नहीं कई जगहों पे ना तुम गलतियां बहुत करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमेशा फंसोगे, हमेशा फंसोगे। समझ गए ना, कोई दिक्कत? मूव करें हम लोग। बाकी यहाँ बना हुआ है ये डायग्राम, ये पिक्चर्स, ये पीपीटी, ये पीडीएफ अभी शेयर कर देंगे आप लोगों के पास। बाकी नोट्स तो होंगे, आप लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत? मूव करें हम लोग। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? हाँ बिल्कुल, वोल्ट पर मीटर भी होगा, लिख दिया भाई, आपने कह दिया वोल्ट पर मीटर लिख दिया। और बताओ, फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होगा और न्यूटन पर कूलम भी होगा। लिख लेना हर चीज़ का डायमेंशन वगैरह याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या है, आर्क है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? मूव करें हम लोग, चले आगे बढ़े। कुछ चीज़ें यहाँ लिखी फटाफट, नहीं तो बहुत गैप हो जाएगा, आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। फटाफट लिखिए नोट में या रिमार्क करके लिखो। दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम आ गया भाई, कोई क्या आ गया, मीडियम आ गया। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर है, हर चीज़ आपको पता ही है। इनके बीच में कोई मीडियम आ गया जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, के है। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज क्या है आपका, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आर से। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ गया जिसका इनके बीच में क्या आ गया, कोई मीडियम आ गया जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स एफ का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आएगा, के आएगा, और यहाँ क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाने से फोर्स क्या होगा, 1/k टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाने से फोर्सेस क्या होंगे, फोर्स इज रिड्यूस्ड बाई 1/k टाइम्स। तो अगर कहेंगे चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ गया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा कि बढ़ेगा, तो क्या बताइएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, घटेगा। डायरेक्शन घटे चेंज होगा क्या, फोर्स के डायरेक्शन पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, बस मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/k टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कई बार राइटर इसको लिखते हैं क्या, फोर्स एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं। Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कई जगह ये भी लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है, डन। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकला होगा तो, इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या लिखा आपने, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, और क्या आएगा यहाँ, Q अपॉन आर स्क्वायर।
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 1/k टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 1/k टाइम से रिड्यूस हो जाएगा। कोई मीडियम आ गया चार्ज के बीच में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस्ड बाई 1/k टाइम्स। 1/k टाइम्स से क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 1/k टाइम्स से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एयर या वैक्यूम की जब बात करेंगे तो के की वैल्यू क्या आती है, पर है। एयर या वैक्यूम की जब बात करेंगे, कुछ कॉमन चीजें तो आपको याद होनी चाहिए हमेशा। एयर या फिर किसकी बात करेंगे हम, जब वैक्यूम की बात करेंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टिव कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कुछ कॉमन नहीं। वाटर का थोड़ा याद रखना, ये कॉमन है। वाटर के लिए वैल्यू कितनी आती है, अप्रॉक्स 80। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। वाटर के लिए वैल्यू कितनी आती है 80। मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच में आपने वाटर डाल दिया तो फोर्सेस कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 1/80 टाइम से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी पोलर सॉल्वेंट को आप वाटर में डालते हैं इजीली वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। रीजन यही है, देखा आपने 80 होता है, ठीक है, देखा। कुछ चीज़ें एकदम कॉमन आपको पता होनी चाहिए। एक वर्ड आता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, हटाओ इसको, लिखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सब फेमिलियर रहो भैया, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dr। थोड़ा लार्ज स्केल पे देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, v/L। v/ क्या लिखेंगे, इसमें आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया होगा, अगर आपको याद हो तो मैं लिखवा देता हूँ चलते चलते। इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv/dv क्या था, r था, या v/ क्या लिखा होगा हमने, l लिखा होगा, याद है, माइनस dv/dr, या इसी को क्या लिखा होगा, v/L लिखा होगा, या इसी को क्या लिखा होगा हम लोगों ने, v/L। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ध्यान रखना, ठीक है, लिख लेना, चाहो तो लिख लेना। देखो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट will be equivalent to electric field, will be equivalent to electric field। जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो किसके इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत, ध्यान रखना ये भी काम आएगा, ठीक। हर चीज समझ के रखना। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा है, सिंस Q0 is taken positive the direction of electric field is along the क्या दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and direction are the what, uniquely determined at every point in the field। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, या फिर आपने क्या लिखा, वोल्ट पर मीटर। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, अलग से बताने की जरूरत है क्या हमें, हम लोगों ने देख लिया, सब पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा आपने, क्या लिखा, E इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू क्या है, R कैप। अब ये ग्राफ देखो बार बार आएगा, R स्क्वायर का ग्राफ बार बार आ रहा है यहाँ पर, देखो ये E और R में ग्राफ है, जहाँ आपने लिखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, अगर कहीं जगह हो तो इसको बना लो, या तो अलग से ही लिख लो, इसको अलग से ही इसको क्या करो आप लिख लो, लिखो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, वही 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर इनटू R कैप होता है, अगर वेक्टर में लिख रहे हैं तो। यहाँ फिर से क्या हो गया आपका, फिर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा कि नहीं, यहाँ भी आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये भी किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
ये भी। तो कभी स्टेटमेंट लिखे आता है कि कूलम्स लॉ भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करता है, तो स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? सही होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लीकेबल है। कोई दिक्कत? बना लो ग्राफ। मूव करें, सिंपल बात है। लिख लिया था ना, हो गया था सबका? नहीं हुआ है, लिख लो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? जैसे मान लीजिए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स हैं या चार्जेस हैं, उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो हर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से क्या होगा, कुछ न कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे अगर मुझे नेट फोर्स निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं सबका वेक्टर सम कर दो, निकल के क्या जाएगा आपका, नेट फोर्स निकल के। कहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू दीज चार्जेस एज इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। क्या लिखो, मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? देखिए स्टेटमेंट में बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ, आप आराम से लिखो, इसको अच्छे से लिखो। क्या है इसका मतलब, लिखो लिखो। इफ वी हैव ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, if we have a system of n charge particle, ऐसे लिखो। if we have a system of n charge particle, if we have a system of n charge particle, then according to principle of superposition, then according to principle of what, superposition, then according to principle of superposition, then according to principle of superposition, the net force experienced by a charge the net force experienced by a what, charge, will be always equal to the will be always equal to the will be always equal to the vector sum of will be always equal to the vector sum of will be always equal to the vector sum of all the electrostatic forces acting on that charge individually, acting on what, that charge individually, acting on that charge individually, जो अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर चार्ज क्या है Q1, तो ध्यान समझना इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, जो भी है मान लीजिए जितने भी है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, n है या जितने भी मान लीजिए 2 4 5 6 10 जितने भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, ध्यान समझना। अब ये Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ पर क्या है Q3 है आपका, ये Q4 है, ये क्या है Q5, जो भी है चार्ज पार्टिकल जितने भी रखे होंगे आसपास। मैं अलग से बना देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज। लिख लिया स्टेटमेंट, लिख लिया स्टेटमेंट, लिख लिया सबने? अब समझ रहा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है हमारे पास, कोई भी सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं अपने पास, ध्यान समझ रहा। अब ये मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज क्या है Q1 है, यहाँ पर चार्ज क्या है Q2 है, ये चार्ज क्या है भाई Q3 है, यहाँ पर चार्ज क्या है Q4 है, एंड सो ऑन ऐसे जाएंगे, यहाँ पे चार्ज क्या है Q1 है, ध्यान समझ रहा। अब इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, हो सकता है अंदर की तरफ लगे, यहाँ से बाहर तक, क्लियर है क्या आपको? नहीं, इसकी वजह से फोर्स अगर अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, वो बाद में देखेंगे, पर फोर्स लग रहा है ये तो पता है। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, इसको आप क्या लिखेंगे, F1N लिखेंगे कि नहीं, मुझे बताओ। F1N लिखेंगे। F1N का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू nth चार्ज। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, इसको आप क्या लिखेंगे बताओ, F12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, F12। इसका क्या मतलब है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, इसको आप क्या लिखिएगा, F13। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, इसको क्या लिखेंगे आप, F14।
4। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, यही तो है। तो अगर मुझे इस पे 1 पे नेट फोर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 1 पे अगर नेट फोर्स निकालना होगा तो कितना निकलेगा भैया? इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका क्या ले लेंगे हम? वेक्टर सम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वेक्टर सम। सबका वेक्टर सम कर देंगे तो निकल के क्या आ जाएगा भैया? बोलो। ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं सबका क्या आ जाएगा? नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। Q1 पे क्या आ जाएगा? नेट फोर्स। अब कोई पूछे सर केवल Q1 पे ही होगा क्या? Q2 पे भी होगा। अगर 2 पे निकालना है तो Q2 पे निकालना है नेट फोर्स तो कैसे निकालोगे? F2 इक्वल टू क्या होगा बताओ? इस 2 पे किसके कारण फोर्स लगेगा? 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे सबसे लगेगा कि नहीं? अगर 2 पे लिखना होगा तो क्या लिखिएगा बताओ आप लोग? क्या लिखोगे? 2 पे किसकी वजह से लगेगा? 1 की वजह से भी लगेगा। 2 पे किसकी वजह से लगेगा? 3 की वजह से भी लगेगा। 2 पे 4th की वजह से भी लगेगा, और nth वाले की वजह से भी क्या होगा? लगेगा। क्या मैं सही लिख रहा हूं बताओ? Q3 पे लिखना होगा, Q4 पे लिखना होगा, जिस पे भी लिखना होगा लिख लेंगे इसी फॉर्मेट में, कोई दिक्कत वाली बात? यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जो 11th में आपने पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या आपको आता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है सबको? वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हो कि नहीं? आप खामोशी बता रहे कि सर बता ही दो जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो, है ना भाई? समझ में आया? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखता तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स पे भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो जहां जहां फोर्स लिखा है वहां क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा ना, समझना, क्योंकि हर चीज अब आपको समझना पड़ेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख लो आप कैसे क्या रिजॉल्व करते हैं हम लोग। हटाइए इसको, अब हेडिंग करो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थोड़ा आइडिया रखिए भैया, 11th का भी थोड़ा ब्रीफ लेंगे, जरूरत है। हटाइए इसको, लिखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप लोगों को बहुत कुछ सीखना जानना है भैया। आज तो मैंने शुरुआत करके ही लगता है क्या कर दिया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब इसमें क्या है समझना ध्यान से। वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसको क्या कर रहे हो? रिजॉल्व कर रहे हो। ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। मान लीजिए कोई वेक्टर है, सपोज करो इसके साथ इसका जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं थीटा है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए फोर्स ही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर हम लिख दिया हमने एफ। इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या लिखेंगे? एफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? एफ एक्स। इसको लिखेंगे क्या? एफ कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ कॉस। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको क्या लिखेंगे? एफ वाई। इसको क्या लिखेंगे? एफ साइन थीटा। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने का तरीका समझना। जिसके साथ एंगल बनेगा वहां क्या जाएगा? कॉस, और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी उसके साथ क्या जाएगा? हमेशा साइन। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वहां क्या जाएगा? एफ साइन थीटा। थीटा जो रहेगा वही लिख लेंगे, कोई दिक्कत? मतलब जो भी एंगल दिया रहेगा लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात? आसानी से हो जाएगा। जो भी कंपोनेंट्स दिए रहेंगे उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या करेंगे? रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर कोई कहे सर ये तो एफ का मैग्नीट्यूड है ना, अगर कोई कहे सर इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ वेक्टर एफ है, अगर हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड रखे हैं, दो चीज़ें एकदम क्लियर रखना। इस वेक्टर एफ को अगर इन दोनों कंपोनेंट में मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? इन दोनों कंपोनेंट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर एफ इक्वल टू हम लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिएगा। वेक्टर एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस क्या लिखेंगे? एफ वाई जे कैप। लिखने का तरीका सीखना, क्या लिखेंगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई क्या होगा? जे कैप। एक्स एक्सिस को लॉन्ग हमेशा क्या लगाएंगे? आई कैप। वाई एक्सिस को लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसके साथ क्या लगाएंगे? जे कैप। एफ एक्स आई कैप प्लस क्या होगा? एफ वाई जे कैप। अब एफ एक्स की वैल्यू जो है उठा कर रख दो भैया, क्या है वैल्यू? तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? एफ कॉस थीटा या आई कैप प्लस क्या आएगा? एफ साइन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है। किसी कोई दिक्कत है इसमें बताओ? सिंपल सा तरीका है लिखने का इसका। अब कोई कहे सर कैसे लिख दिया आपने, क्या मैग्नीट्यूड इसका यही आएगा? एफ का मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ एफ क्या आएगा बताओ? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? एफ साइन थीटा। ये आ जाएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या एफ स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है? एफ स्क्वायर को रूट के बाहर लाएंगे, क्या आएगा? एफ, अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? एफ ही आ गया कि नहीं बताओ? वही आ गया। इसका इस एफ को हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं,
जब दिया रहेगा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम इस तरह से रिजॉल्व करेंगे इसको, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब रिजॉल्व करना आना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट सब चीज़ का रखो, हर चीज़ की कॉन्सेप्ट रखो भैया, क्या है क्या नहीं, ठीक है। जल्दी करो फटाफट करिए भाई, तेज लिखिए, लिख बेटा, ऊपर जा रहा है क्या, लिखो जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, तेज लिखो, आता है, जल्दी करो थोड़ा। अब मैं बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है, हम कैसे क्या समझेंगे, कैसे निकालेंगे, मैं आपको समझा, थोड़ा जल्दी करिए इसको, तो मैं बताऊँगा आपको, आना तो। अब क्वेश्चन देखो कैसे इसको यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताता हूँ आपको। हटाओ इसे, हटाओ, राम तेरी माया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा तुम अभी मस्ती में हो। अब मान लीजिए तीन चार्जेस हैं आपके, Q1 है, Q2 है, और ये क्या है भाई, Q3 है। क्वेश्चन है आपका, आप मुझे बताओ जल्दी से करके, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 है, और इक्वल टू में क्या है मान लेते हैं +5 कूलम चार्ज है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, हर एक साइड की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है, ये भी ले लिया हमने 6, ये भी ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर। अच्छा हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, इक्विलेटरल है तो 60 का होगा, ये अंडरस्टूड है, ये देगा नहीं क्वेश्चन में, आपको आइडिया होना चाहिए। अब मुझे बताओ, हम ये कह रहे हैं कि आप Q3 पे नेट फोर्स निकालो, Q3 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये बताओ आप, नेट फोर्स ऑन Q3 निकाल पाओगे, जल्दी से करो फटाफट, Q3 पे नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 कैसे निकलेगा फटाफट बताओ। नेट फोर्स ऑन Q3, नेट फोर्स ऑन Q3 कैसे निकलेगा बताओ भाई। अब इसको करने के दो तीन मेथड है, आसान चाहिए, मॉडरेट चाहिए, टफ चाहिए, कौन सा मेथड बता दूं बताओ। हाँ कोई वही बता दीजिए जो आ जाए, यही यही अनु कौन सा मेथड, सुनी ही नहीं ना पूरा मैंने, कौन कौन से मेथड का है मैंने बताओ। सिंपल तो मैंने बोला नहीं, मैं इजी बोला था। गजब लीला है भैया आप लोगों की, मेरा यकीन करो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भेज दूंगा तुम लोगों के, जो ये चेहरे हैं ना उदासी वाले, मनहूसों वाली, दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल थीटा, इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था आपके पास, रिजल्टेंट आर का क्या फॉर्मूला था, आप लोगों ने पढ़ा था इसको, आर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, याद है ये सब, ये तो पढ़ाई होगा, अगर नहीं आइडिया है तो याद रखना। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भैया बताने को आएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, मान लीजिए यहाँ पर रिजल्टेंट यहाँ से जा रहा है इसे, ये इससे एंगल अल्फा बना रहा है, तो अल्फा इक्वल टू आपने क्या लिखा होगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, सर हमें थोड़ी पता है, आप हमसे ही पूछ रहे हैं सर,
आप ऐसे क्यों पूछते हैं सर? बी प्लस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा अपॉन क्या है? बी प्लस ए कॉस थीटा। यार तुम लोगों की लीला, ये सब याद रखो भैया। अब इतना बेसिक चीज बताना पड़ेगा तो क्या ही कराऊंगा आप लोगों को, सोचो। हाँ मतलब मैथ्स इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि ये सब नहीं आना चाहिए। अब देख लो आ रहा है कि नहीं, बार बार मैथ्स से पीछा छोड़ा पाई। अब बता भैया, देख अगर तीनों चार्जेस के नेचर सेम है तो फोर्सेस कैसे लगेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव लगेगा। तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। ये क्या होगा? F32। F32 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन थर्ड, ये होगा डायरेक्शन। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी डायरेक्शन कैसे होगा? नीचे की तरफ होगा। ये क्या होगा बताओ? F31 मतलब फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। लेकिन F32 और F31 तो निकालना पड़ेगा। क्या इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा? बताओ मैग्नीट्यूड किसका? F31 और F32 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मैं पूछूं तो मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा ये बताओ जरा? क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंसेस भी क्या है इनके? सेम है। तो फोर्स भी क्या लगेगा? क्या लिखोगे? फोर्स क्या होगा बताओ? फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0। और क्या होता है? Q1 Q2 होता है ना भाई। तो Q1 Q2 में देखो क्या है, इसका लिखेंगे जब इसका निकाल रहे हैं तो क्या होगा? ये 6 इंटू क्या है, मतलब 5 इंटू 5 क्या होगा? ये 25। नीचे क्या है? आर का स्क्वायर होता है। आर कितना है? डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे क्या लिखोगे? -2 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे बेटा फॉर्मूले में Q1 इंटू Q2 होता है ना, फोर्स के फॉर्मूले में 1/4πε0 Q1 Q2। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस पूरी वैल्यू को कुछ मान लो आप। इन जनरल आप लोगों ने के मान के किया होगा या एक्स मान लेते हैं पूरा। ये पूरी वैल्यू हमने क्या मान लिया? यहां से यहां तक जो भी है एक्स है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो ये भी क्या है? एक्स है। ये भी मैग्नीट्यूड में क्या है? अब बताओ एक्स है। एक्स की वैल्यू का मतलब ये है पूरा जो हमने लिखा है, ये वाली पूरी वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है मुझे बताओ? ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? तो 60 का होगा बताओ। वर्टिकली फैसे पढ़ेंगे तो एक तो जो सिंपल फार्मूला बताया उसी से कर लो। क्या भैया? जो दो वेक्टर हैं दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है रिजल्टेंट का? एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ फिर भाई, बता। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे और क्या होगा? 2x इंटू क्या है? x, और यहाँ क्या लिखेंगे? cos 60। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, यही बताया ना फार्मूला अभी रिजल्टेंट का। लिख लेंगे यहाँ से। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये 3x। कितना आ जाएगा ये? √3 इंटू एक्स। √3 इंटू क्या गया? x। और x का मतलब क्या है? ये वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ। x का मतलब क्या है बताओ? x का मतलब क्या है? 1/4πε0 5 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यहाँ पर तो आ जाएगा √3। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। 5 का स्क्वायर दिस होल अपॉन क्या था? 6 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। क्या इसे सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। हाँ बेटा, बेटा cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी ना। 1/2 से 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स को बाहर किए x √3। ये सब फटाफट करो, जल्दी लिखो। अब इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। करिए करिए करिए। 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 36। करिए फटाफट करिए। √3 इंटू क्या हो गया? ये 9। 10 की पावर क्या हो गया? 9। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 की पावर में क्या हो गया? -4। जल्दी करिए भाई, क्या आएगा बताओ जल्दी से। कर ले भाई। ये करके दिखाओ फिर क्या आया। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? अरे 9 से करेगा। 9 4 जा 10, 4 आएगा ना ये। तो कितना हो गया? 25 √3 अपॉन कितना हो गया? 4 इंटू 10 की पावर में क्या आया? 13 आया। कितने न्यूटन? क्या इतना लिखो या डेसिमल में लिखे कर लो।
√3 की वैल्यू रख सकती हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू करके 4 से क्या करोगे डिवाइड, या तो इतना ही लिख के चले आओगे, यही तो करोगे ना, कोई दिक्कत। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से बताऊं या यही काफ़ी है, कर लोगे ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी बताएं? अरे हाँ ना तो बोलो, या तो यस या तो नो। अरे यार तुम लोग के अंदर एनर्जी ही नहीं है क्या, अब खत्म हो चुका है एकदम, था ही कब। गुड, गुड आंसर, गुड। अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, इसको किसको, नीचे वाले को। भैया देखो ये है वाई एक्सिस हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, जरा ध्यान समझना। जब इस एक्स को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इसका एक्स एक्सिस का एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ क्या आएगा, इसका जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस को लॉन्ग आएगा वो क्या आएगा एक्स cos 60, यहाँ प्लस में लिखो क्योंकि इससे प्लस होगा ना, ऐड होगा cos 60। नीचे क्या आएगा इसका, नीचे वाला कंपोनेंट क्या आएगा एक्स, और यहाँ क्या आएगा साइन 60, यही आएगा ना, यही आएगा। तो इधर जो नेट आया हमारा कितना आया, ये 1/2 होगा, ये कितना आ जाएगा 3x/2, इसका कितना आ जाएगा बताओ √3/2 इंटू एक्स आएगा। लेकिन ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर एफ नेट को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को लॉन्ग क्या है 3/2 इंटू एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है कितना √3/2 इंटू क्या हो गया एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे जे कैप। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मॉड ऑफ एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, अरे इनका क्या करेंगे हम, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, स्क्वायर करोगे कितना आएगा इसका, अरे 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये 3/4, और यहाँ भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। अब जरा देखना ऐड करो दोनों को, कितना आ जाएगा ये, अरे 12/4 एक्स स्क्वायर आएगा, 4 3 कितना हो गया 12, √3 एक्स से आया कि नहीं, यही तो पीछे भी आया था, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दी आंसर आ गया हमारा, यही रखे थे कि नहीं। फिर इसमें आपको झाम तम करने की जरूरत नहीं, फार्मूला लगाने की जरूरत, 2 स्टेप में भी आ जाएगा। तरीकों पे काम करिए, मेथड्स पे काम करिए, आइडियोलॉजी पे काम करिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा, आलस्य छोड़ दो, प्रैक्टिस करो, फिर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा नहीं, लिख लो फटाफट। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बेटा बस हो ही गया बेटा, मेरा यकीन करिए सब सीख लीजिए, बहुत पछताओगे, बार बार कॉन्सेप्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे और आप पछताओगे। हाँ तो पछताना नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा मैं नहीं, इसको एकदम अच्छे से रिकॉल कर लेना, थोड़ा रिवीजन विजन करके आओ तब मजा आएगा। रिवीजन का मतलब क्या है, आप लोग पढ़ के आएंगे तभी तो बताएंगे, कछो ना पता होगा तो भैया तब तो पूरी क्लास ही हो गई, रिवीजन कैसा फिर, समझे, थोड़ा रिवाइज करके आइए फिर इस पर बात करेंगे हम लोग, समझ गए ना, इसके आगे तो हो ही जाएगा, फिर आपको ये सारी चीजें करेंगे। आज मैं इसको दे दे रहा हूँ, कम से कम इसी को रीड करके आओगे तभी मुझे समझाना पढ़ाना क्या रहेगा, ईजी रहेगा। ओके डन, ठीक है फिर, थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।